नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की बात कर रहे हैं हम। इस संविधान का एक पार्ट है जो मतलब संविधान के भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा बना है। तो ये कहाँ से है? तो पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। दूसरा ऑप्शन है 1861 का अधिनियम है। तीसरा 1919 का अधिनियम है और चौथा है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये प्रेरणा जो है 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान के बहुत से सारे मतलब जिसे कह सकते हैं कि ज़्यादा जो भाग है वो 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसी में से एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग ए, भाग 1, भाग 2 में, दूसरा है भाग 3 में, तीसरा है भाग 4 में और चौथा है भाग 4A। तो इसमें जो है सही हो जाएगा भाग 4 में जोड़ा गया है। अब भाग 1, भाग 2, भाग 3 में क्या है ये जान लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं राज्य है, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि मतलब न्यायालय में बाध्य योग नहीं है, यानी आप न्यायालय में अगर इसे लेकर जाएंगे तो वहाँ से तुरंत आप वापस कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें संविधान में लिखा गया है कि न्यायालय में आप इसे ले नहीं जा सकते हैं। ये मुद्दा ये है कि सरकार के पास जब भी ऐसे संसाधन उपलब्ध होंगे तो डीपीएसपी में जितनी भी बातें कही गई हैं वो आपको सरकार स्वतः ही उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेगी। जैसे है कि हम लोग अगर जैसे किसी कहीं पे मतलब पद खाली है तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मतलब ये सरकार का अपना दायित्व होता है कि सरकार को जब ज़रूरत होगी लोगों की तो वो अपने हिसाब से वैकेंसी निकालेंगे और लोगों को भर्ती करेंगे। इसके लिए आप वहाँ नहीं जा पाएंगे। यही है मतलब नीति निर्देशक तत्व का एक पार्ट है ये। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में और चौथा अनुच्छेद 40 में। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 37 में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अनुच्छेद 38 के अनुसार निम्न में से, अब इसको आपको बताना है कि अनुच्छेद 38 में क्या है। पुरुष और महिलाओं को समान जीविका के साधन है, राज्य का कल्याणकारी सामाजिक उत्थान या समरसता वाला स्वरूप, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, चौथा ग्राम पंचायत का गठन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा। राज्य का कल्याणकारी सामाजिक उत्थान या समरसता वाला स्वरूप नीति निर्देशक तत्व में इसे दर्शाया गया है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अनुच्छेद 38 के अनुसार निम्न में से, इसे आपने पढ़ लिया है, ये दोबारा से आ गया है पीडीएफ में। पांचवा है, ग्राम पंचायतों का गठन निम्न में से किस आर्टिकल के तहत वर्णन है? आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 43 है। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 40 में। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जीवन निर्वाह योग्य वेतन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40। तो इसमें किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 43 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, डीपीएसपी को भारतीय संविधान के अनोखी विशेषता कहा है? के.टी. शाह ने, जी. ऑस्टिन ने, टी. कृष्णाचारी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने। तो इसको किसने कहा है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 4th नंबर का बी.आर. अम्बेडकर ने। इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आगे है अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
अब समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 44। दूसरा हो जाएगा असमान नागरिक संहिता को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें जो दोनों अंक हैं वो समान हैं, यानी 4 दोनों हैं। तो यहाँ से आप जान लीजिए समान नागरिक संहिता की बात करेंगे तो समान अंक वाले हो जाएंगे, 44 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मादक पदार्थों पर रोक निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 39A। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 47 में। क्या है? अनुच्छेद 47 में है। तो इसमें सही हो जाएगा तीसरा नंबर, अनुच्छेद 47 में मादक पदार्थों के जो रोक है वो अनुच्छेद 47 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, T कृष्णाचारी द्वारा, KT शाह द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे? KT शाह। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, KT शाह ने कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अनुच्छेद 48 के अनुसार कृषि एवं पशुपालन है, ऑप्शन बी है। दूसरा पर्यावरण और संरक्षण है। तीसरा है आयुष्मान कार्ड योजना है। चौथा मादक पदार्थ पर रोक है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 नंबर है कृषि और पशुपालन, यानी ऑप्शन 1 सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों लिखना था, ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक लिखना था, ये थोड़ा सा गलत हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा, आधा सा रहेगा। स्मारक स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46 है। तो ये पर्यावरण जो जितने भी स्थान है महत्वपूर्ण स्मारक स्थान है उनके संरक्षण की बात जो कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 49 में ये बातें कही गई हैं कि जितने भी मतलब स्मारक हैं उनका संरक्षण किया जाएगा अनुच्छेद 49 के तहत। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अनुच्छेद 48A क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है, पशुपालन और कृषि है, पर्यावरण संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताता है दूसरे नंबर पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण कौन सा अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 में पर्यावरण कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण, अनुच्छेद 50। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद में है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में वर्णित है। सॉरी, हमने आपको ऑप्शन नहीं बताया है लेकिन डायरेक्ट बता दिए हैं, अनुच्छेद 51 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है DPSP को संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति हैं? पंडित नेहरू हैं, महात्मा गांधी है, G ऑस्टिन है, KT शाह है। कौन हो जाएंगे? तो इसमें सही हो जाएगा G ऑस्टिन, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो रहा है। कौन कहें DPSP को संविधान की आत्मा किसने कहा है? G ऑस्टिन ने। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरिश संविधान से, USSR के संविधान, USSR मतलब रूस की बात की जा रही है, USA यानी अमेरिका की बात की जा रही है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 19वां नंबर है DPSP का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जनता को अधिकार देना है। तो और ऑप्शन 4 है पहला और दूसरा। तो इसमें सही हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है DPSP का उद्देश्य क्या है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं।
डीपीएसपी को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी है? टी कृष्णाचारी हैं, जी ऑस्टिन हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, केटी शाह। तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे टी कृष्णाचारी ने। दोस्तों इतने ही सवाल थे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। और इसको ज़रूर आप लोग बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 एग्ज़ाम में, कभी भी हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं। यहाँ से मूल अधिकार से ये जो चारों हैं, चारों खंड हैं, मतलब भारतीय संविधान के पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, यहाँ से सवाल बनना एकदम तय होता है कि इन चारों में से एक जगह से सवाल बनेगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।